हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्नेहा। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पार्ट 2 यहाँ पर हम देखेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कर लिया था कि रेट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, क्या फैक्टर्स थे वो, जैसे कंसंट्रेशन था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, टेम्परेचर था, कैटलिस्ट थे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रेट लॉ से कि रेट लॉ क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने रेट पढ़ी थी, अब रेट लॉ क्या होता है वो हमें समझना जरूरी है। बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, एक लिखने का एक्सप्रेशन होता है, किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को। किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है जनरल। यहाँ पर देखिए, ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट। यहाँ पर जो स्मॉल ए स्मॉल बी आपको दिख रहा है वो स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ पे सी, यहाँ पर डी। तो देखिए, हमने क्लास 11th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके अकॉर्डिंग रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, यानी ए के कंसंट्रेशन के और बी के कंसंट्रेशन के। यहाँ पर हम ए का कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं। फिर हम बी की लिखेंगे, तो रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दोनों के कंसंट्रेशन पे। अब क्या होता है कि इनके ऊपर कुछ पावर्स आ जाती हैं, आ जाती है, जो मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट दिया है एनसीईआरटी बुक में, जिसको मैं आपको करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कैसे पावर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पावर्स आ जाती हैं, पावर रेज्ड, ठीक है, एक्स और वाई। ये ए और बी के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी। अब ए और बी क्या थे? स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इन्हीं के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है कि ये पावर ए और बी के इक्वल होंगी नहीं होंगी, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, थ्योरेटिकली इसको नहीं पता सकते। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट दिया गया। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये एनओ का मोलर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर ऑक्सीजन O2 का दिया गया है। अगर यहाँ से हम रेट लॉ लिखें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एनओ के कंसंट्रेशन पे और O2 के कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम पावर निकालेंगे, यानी इसके ऊपर कुछ पावर एक्स होगी, इसके ऊपर कुछ पावर वाई होगी, तो एक्स और वाई को यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट तो सिंपल है कि दोनों का ही कंसंट्रेशन सेम लिया है, तो ये रेट आई है हमारी, ठीक है, इनिशियली रेट। फिर दूसरे में क्या किया हमने कि एनओ का कंसंट्रेशन है वो डबल कर दिया है, 0.30 से 0.60 कर दिया, और O2 का सेम रखा है। यानी अगर हम दूसरा रेट बनाएंगे इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पर आपका रेट कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है। फिर के, ठीक है, रेट यहाँ पर जो है कितनी हो रही है अभी देखेंगे, के लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमने 2 टाइम्स कर दिया, 2NO, और यहाँ पर इसको सेम रखा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेट जो है वो 0.384 आ रही है, जो कि इसकी डबल है। अगर हम इसका 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यही आ जाएगी, यानी रेट डबल हो गई है। रेट कितनी हो गई? डबल नहीं, 4 टाइम्स हो गई। रेट कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है 0.384 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स हो गई ये रेट। अब देखिए, रेट 4 टाइम्स हो गई है, यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि वो रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि, और ये 2 की पावर x आ जाएगी आगे, ठीक है, 2 की पावर x और NO की पावर x हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ से NO की पावर x कट जाएगा, NO की पावर x कट जाएगा, K भी कट जाएगा कांस्टेंट, यानी लास्ट में बचेगा 4 = 2x, ठीक है, 4 = 2x। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x, यानी x = 2।
ठीक है, तो हमारी पहली जो पावर निकल के आ गई x, वो 2 आई है। कितनी आ गई है? 2 आ गई है। अगर हम y निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर हमने NO का सेम रखा है, जैसे फर्स्ट में रखा था वही सेम रखा है, और यहाँ में हमने O2 का डबल कर दिया है। ठीक है, O2 का डबल कर दिया है। और तो रेट कैसी होगी? रेट 0.192 आएगी। 0.192 जो है 0.096 इंटू 2 करें तो 2 6 12, 2 9 18, ये डबल होगी। रेट कितनी होगी? डबल होगी। तो ये वाला आप निकाल के दिखाएंगे y की कैसे, y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यही पावर्स रेज्ड हो जाती। अब यहाँ पर आपको बताऊँ, जो पावर निकलेंगी x2 निकलेगी, और वो ना, और जो y है वो 1 निकलेगी, y जो है 1 निकलेगी। तो यहाँ पर अगर स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें तो वो भी 2 और 1 ही है, तो यहाँ पर सेम हो जाएगी। लेकिन हर केस में ऐसा सेम नहीं होती, इट्स टोटली डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो x और y निकली है ना, अगर इनका सम निकाल दें, x प्लस वाई करते तो यही ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, x प्लस वाई ऑर्डर हो जाता है रिएक्शन का। ठीक है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो भी आपकी पावर आई हो उनका सम कर देंगे तो वो ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर ना 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, मतलब कोई नंबर भी हो सकता है, 0 भी ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, कि इस रेट लॉ में जो है ऑर्डर है 0 है, मतलब पावर। अब जब 0 आएगा ना तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करेगी, वो मैं आपको आगे बताऊँ। फ्रैक्शनल भी हो सकती है। अब बेसिकली x और y बताती क्या है? ये हमें बताती है हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। पिछले एक्सपेरिमेंट पे हमने देखा था कि जब हम NO का कंसंट्रेशन डबल कर रहे थे तो रेट 4 टाइम्स हो रही थी। तो यही तो इसका मतलब है कि अगर हम x और y बताएंगे कि डबल होने पर 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 थी तो 4 टाइम्स हो रही थी। तो जब हम रेट कंसंट्रेशन A और B के चेंज करने पर रेट का क्या प्रभाव पड़ता है, रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेट कितने टाइम्स कम हो रही है, कितने टाइम्स ज़्यादा हो रही है, ये हमें ऑर्डर से पता पड़ता है। अब रिएक्शन जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स। जितनी भी रिएक्शन है एलिमेंट्री हो सकती है या कॉम्प्लेक्स होती है। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप की रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप होती हैं। ठीक है, जिसे हम मैकेनिज्म कहते हैं, जैसे हमने ऑर्गेनिक में पढ़ते थे, कोई रिएक्शन होती थी 3 मैकेनिज्म में होती थी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, सीक्वेंस में होती हैं। ठीक है, तो जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी सिंगल स्टेप का जो भी ऑर्डर आएगा वही पूरी रिएक्शन का ऑर्डर, क्योंकि एक ही स्टेप है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई सारी स्टेप्स होती हैं, तो जो भी सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, जो भी सबसे धीमी स्टेप होगी, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, और जो उसका ऑर्डर होगा वही, ठीक है, जो रेटेड स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या था? यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी A और B की, कुछ पावर रेज्ड हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट हमको निकालनी पड़ेगी। देखिए, अगर जो हमारी रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर 0 है। ऑर्डर कितना है? 0 है। x प्लस वाई 0 है। ठीक है, x प्लस वाई 0 है। ठीक है, x भी 0 है, y भी 0 है, तभी तो ओवरऑल 0 आएगा, क्योंकि x भी 0 होगा। ठीक है, y भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब x और y दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है, हम रेट को इस तरह से लिख सकते हैं। जब हमें k चाहिए तो ये पूरा है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब किसी के ऊपर 0 आता है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो k जो है r के इक्वल हो जाएगा। अब रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट क्या होती है? तो रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यही तो होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यही हो जाएगी 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है x प्लस वाई 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी एक तो 1 होगा ही, इन दोनों में से या तो x 1 होगा या फिर y 1 होगा, और या तो x 0 होगा या y 1 होगा, ठीक है, मतलब एक 1 होगा एक 0 होगा। तो अगर हम किसी को भी मान लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर इसको मान लिया हमने, ठीक है, इसको 0 मान लिया या फिर इसको 1 मान लिया, ठीक है, तो एक तो 1 आ जाएगा और एक का कंसंट्रेशन रह जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हमने 1 माना था। अब यहाँ पर ये बेसिकली लिखा क्या है, ये तो मोलर कंसंट्रेशन लिखा है ना, मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और के की वो आर की कितनी होती है, के निकालना है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपस में कट जाएंगे और लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा सेकेंड इनवर्स, तो इसमें सेकेंड इनवर्स हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की जो है यूनिट वो सेकेंड इनवर्स हो जाती है, क्या हो जाती है, सेकेंड इनवर्स। अगर हम नेक्स्ट देखें, यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी सभी यूनिट डिराइव करने के लिए भी आ जाता है कि यूनिट को डिराइव कीजिए, तो आप लोग कर लेंगे ईजिली। अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो यानी ऑर्डर जो है वो 2 होगा, x प्लस वाई जो है वो 2 होगा। अब यहाँ क्या हो सकता है कि x भी 1 हो सकता है, y भी 1 हो सकता है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं x भी 1 है y भी 1 है, तो यहाँ से k जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये r है a की पावर 1 b की पावर 1, ठीक है, तो r की यूनिट हो जाती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसके कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर यानी लीटर इनवर्स, और इसका कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो इसकी हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब थर्ड ऑर्डर की क्या होगी वो लोग आप लोग निकाल के दिखाएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा ना। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, जो भी रिएक्शन है उसमें कितने एटम, कितने आयंस, कितने मॉलिक्यूल्स। अगर वो रिएक्शन में एटम्स की बात हो रही है तो कितने एटम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने आयंस कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन थी, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास यही रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें एक तो ए कर रहा है एक बी कर रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। इट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो रिएक्ट कर रही हैं। अब मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है, और मॉलिक्युलरिटी आप सिर्फ निकाल सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन में, किस रिएक्शन में नहीं निकाल सकते, कॉम्प्लेक्स में नहीं निकाल सकते, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में नहीं निकाल सकते। मॉलिक्युलरिटी अगर 1 है तो यूनिमॉलिकुलर, मॉलिक्युलरिटी अगर 2 है तो बायोमॉलिकुलर, मॉलिक्युलरिटी अगर 3 है तो ट्राइमॉलिकुलर। जैसे एक रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट दिख रहा है सामने, तो ये यूनिमॉलिकुलर। ये देखिए 2 सामने स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 2 ये रहा, एक ये रहा, तो 3 है, तो ये ट्राइमॉलिकुलर है, बायोमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में। देखिए ऑर्डर बेसिकली 0 भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पर मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऑर्डर आप एलिमेंट्री रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी। एलिमेंट्री का तो आप मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स का नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन देन एक्सपेरिमेंटल, और ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और मॉलिक्युलरिटी आप थियोरेटिकल थ्योरी से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी 0 एंड इवन अ फ्रैक्शन, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर। Order is applicable to elementary as well as complex reaction, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction. For complex reaction molecularity has no meaning, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी की कोई मीनिंग ही नहीं, हम निकाल नहीं सकते। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, ये हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, ठीक है, जो भी सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है वो होती है बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसकी जो भी ऑर्डर आएगा
ठीक है, उसका जो भी ऑर्डर आएगा वो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद है। अब जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट और आएगा पार्ट 3, उसमें आगे का पूरा कवर करवा दूंगी। तब तक कि आप यहाँ तक आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और पूरा एकदम से समझ लीजिएगा। ठीक है।